ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं सीनियर कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर शालिनी पांडे। नमस्कार श्रोताओं, इस समय हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। कोरोना से बचाव के लिए सभी के लिए टीकाकरण बहुत आवश्यक है। सरकार ने कहा है कि 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को 1 मार्च से कोविड का टीका लगना शुरू हो जाएगा। 45 साल से अधिक आयु के ऐसे लोग जिन्हें अन्य गंभीर बीमारियां भी हैं, यानी जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज है, उन्हें भी कोविड टीका 1 मार्च से लगना शुरू हो जाएगा। पूरा विश्व इस बात की प्रशंसा कर रहा है कि किस तरह इतने कम समय में देश में 1 करोड़ 21 लाख से भी ज्यादा लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। श्रोताओं, कोविड-19 को लेकर आपको जागरूक करने और सही और सटीक जानकारी देने के लिए आकाशवाणी पर हम कोरोना जागरूकता श्रृंखला का ये विशेष कार्यक्रम लेकर आते हैं और आज के इस अंक के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं सीनियर कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर शालिनी पांडे। डॉक्टर शालिनी का मेडिकल डायग्नोस्टिक के क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है। डॉक्टर शालिनी, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर शालिनी से टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 और 011-233-1444 पर पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर शालिनी, आम लोगों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि सरकार ने कहा है कि 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को 1 मार्च से कोविड का टीका लगना शुरू हो जाएगा और 45 साल से अधिक आयु के ऐसे लोग जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज है, उन्हें भी कोविड टीका 1 मार्च से लगना शुरू हो जाएगा। इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, ये सरकार का बहुत अच्छा ड्राइव है, बहुत आवश्यक है। अब जब फ्रंटलाइन वर्कर्स करीब 1 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स को लग चुका है, इसके बाद अब 60 साल की उम्र से ऊपर के लोग और 45 साल से ऊपर जिन्हें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर या अन्य बीमारियां हैं, उन सबको टीका लगना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिससे हमारी मोर्टेलिटी रेट, जो डेथ रेट है जी, वो इन लोगों की वजह से बहुत बढ़ जाती है। तो अगर हम इनको सेफ कर लेते हैं तो हम काफी हद तक मृत्यु दर को कम कर लेंगे कोविड की वजह से। अगर हम इनकी बात करें, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, जैसा कि आपने बताया कि 60 साल के ज्यादा उम्र के लोग हैं, उन्हें टीके को लेकर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, टीका काफी सेफ है। ये ड्रग रेगुलेटर ऑफ इंडिया ने इसे बिल्कुल चेक करके सेफ्टी मेजर्स लेके लगाया जा रहा है। फिर भी अगर कोई एलर्जीज हैं या किसी प्रकार की कोई और बीमारियां हैं किसी पर्टिकुलर ड्रग से, तो उसकी जानकारी डॉक्टर को जरूर देनी चाहिए। मेजॉरिटी ये काफी सेफ है और वैक्सीन लगने के आधे घंटे तक आपको वॉच किया जाता है वहां बैठ के। अगर हल्का बुखार या बदन दर्द या लोकल साइट पे थोड़ा सा कहीं दर्द हो तो उसकी जानकारी डॉक्टर को दें। अदरवाइज ये बिल्कुल सेफ वैक्सीन है। कुछ ही केसेस में ये सारी चीजें देखी गई। जी, और डॉक्टर शालिनी, अब जबकि आम लोगों के लिए टीकाकरण शुरू हो रहा है, कुछ लोगों के अंदर वैक्सीन को लेकर कुछ हेजिटेंसी भी है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपका वैक्सीन लगवाने का अनुभव कैसा रहा? मेरी पहली डोज वैक्सीन की लग चुकी है, अगली मार्च में ड्यू है और बहुत अच्छे से गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है। प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए गए हैं। सबसे पहले तो हमको रजिस्टर कराना पड़ता है, बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीन अभी नहीं लग रहा है। उसके बाद आप सेफ्टी मेजर्स के लिए वैक्सीन लगाने के बाद हाफ एन आवर आपको वहां वेट करना पड़ता है। किसी प्रकार की अगर कोई असहजता महसूस करे तो वहां डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, नर्सेज अवेलेबल हैं। आधे घंटे के बाद आप अपने घर जा सकते हैं और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो डॉक्टर के कांटेक्ट में आप आ सकते हैं। और डॉक्टर शालिनी, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शुरू में वैक्सीनेशन करा लिया था, अब उनकी बूस्टर डोज ड्यू हो गई है। कितना जरूरी है बूस्टर डोज लगवाना? बूस्टर डोज बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो फर्स्ट डोज होती है वो आपके इम्यून सिस्टम को प्राइम करती है, वो उस वायरस से आपकी पहचान कराती है
और दूसरी डोज आपकी इम्यूनिटी को तैयार करती है कि कल अगर आपको वायरस से इन्फेक्शन हो तो आपकी इम्यूनिटी प्रिपेयर्ड रहे। तो कभी भी एक डोज पे नहीं रुकना चाहिए, दोनों डोज लगवानी चाहिए। और अभी वैसे सिर्फ कोविशील्ड ही लग रही है, लेकिन फ्यूचर में अगर मल्टीपल वैक्सीन आती हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि जिसकी हमने फर्स्ट डोज लगवाई है उसी की हम सेकेंड डोज लगवाएं। जी, और डॉक्टर शालिनी, मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को उसकी दूसरी डोज, बूस्टर डोज ड्यू हो गई है और उस पर्टिकुलर डेट पे हम अवेलेबल नहीं हैं या कहीं बाहर गए हुए हैं, तो ऐसे केसेस में हम उसे क्या दोबारा लगवा सकते हैं? देखिए, गवर्नमेंट की रूलिंग के हिसाब से तो आपका 4 वीक्स में ड्यू है, बट अभी नई रीडिंग आई है कि 6 से 8 वीक तक भी आप लगवा सकते हैं। तो आपको लगवानी जरूर चाहिए सेकेंड डोज। जी, और डॉक्टर शालिनी, देश के कुछ राज्यों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने ऐसे राज्यों से राजधानी दिल्ली में आने वाले लोगों के लिए नेगेटिव कोविड टेस्ट प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है। तो जैसा कि देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब में केसेस काफी बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में लोगों के अंदर एक थोड़ा डर दोबारा से कोरोना को लेकर बढ़ गया है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, कोरोना की नई स्ट्रेन्स, म्यूटेंट स्ट्रेन्स बिल्कुल आई हैं, केसेस भी बढ़े हैं, तो हमें बिल्कुल अपनी सावधानी बरतनी है। अभी मास्क भी लगाना है, दूरियां भी रखनी है, हैंड सैनिटाइजेशन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कोविड के नए म्यूटेंट स्ट्रेन आ रहे हैं जो कि इम्यूनिटी को डॉज करके आ रहे हैं। तो हमें उन सब का ध्यान रखते हुए तेज अपना वैक्सीनेशन कराना है, जिससे कि हम अपने को और दूसरों को भी बचा सकें। जी, और डॉक्टर शालिनी, आपका मेडिकल डायग्नोस्टिक्स के क्षेत्र में बहुत लंबा अनुभव रहा है, और इन दिनों अगर हम देखें तो कोरोना काल में जो जिस तरह की टेस्टिंग की अगर हम बात करें कि RT-PCR टेस्ट और रैपिड एंटीजन टेस्ट वगैरह काफी बढ़ गए हैं, इसके बारे में कितना सेफ होता है, कितना आसान होता है इन सब टेस्टिंग से होकर गुजरना? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं टेस्ट कराने के नाम से। हाँ, ये समस्या काफी देखी जा रही है, मगर मैं श्योर करती हूँ कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोविड के कोई भी लक्षण है, आपको लगता है, तो ये बहुत सेफ है। आजकल होम कलेक्शन भी हो रहा है। आप गवर्नमेंट से रिलेटेड सेंटर्स पे जाके नेजल या ओरल स्वाब देके 24 घंटे में रिपोर्ट पा सकते हैं। कहीं आपका अगर आवश्यकता है तो हॉस्पिटलाइजेशन करिए, नहीं तो घर के अंदर आराम से अपने अलग आइसोलेट कर लीजिए। तो बहुत सेफ है आजकल और कोई खतरे की बात नहीं है इसके अंदर। अगर हम आपसे RT-PCR टेस्ट के बारे में पूछें डॉक्टर शालिनी, तो कितनी देर बाद हमें रिपोर्ट मिल जाती है इसकी? देखिए, ये ग्रुप्स में किए जाते हैं टेस्ट, तो जनरली 24 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट मिल जाती है, लेकिन मेजॉरिटी लैब्स 12 घंटे में भी देती हैं। जिस समय आप सैंपल देते हैं उस समय ही वो आपको बता देते हैं कि कब देती हैं, बट विद इन 24 आवर्स दे डेफिनेटली गिव, एंड हॉस्पिटल में इमरजेंसी बेसिस में 12 आवर्स में भी मिलता है। जी, और डॉक्टर शालिनी, इस समय एक टेस्ट और है जिसकी सोशल मीडिया पे स्पेशली अगर हम अपनी मेल्स खोल के देखें तो उसमें प्रमोशनल जो मेल्स होती हैं उसमें भी गेट योर एंटीबॉडी टेस्ट डन ऐसे करके आता है, और एक रील्स लिखी होती हैं, और लोगों के अंदर काफी उसको लेके उत्साह भी रहता है कि पता करें क्या एंटीबॉडी हमारे अंदर है। तो एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है और कितना ये इम्पोर्टेंट टेस्ट है, कितना जरूरी है लोगों के लिए इसे कराना, या सिर्फ ये कोई खास इसकी आवश्यकता नहीं होती है? देखिए, एंटीबॉडीज के ऊपर अभी स्टडीज चल रही हैं। अगर किसी का कोविड से एक्सपोजर हुआ है तो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, लेकिन उन एंटीबॉडीज की एक लाइफ होती है जिसपे अभी हम लोगों को पूरी तरह पता नहीं चला है। हो सकता है 6 महीने, हो सकता है 8 महीने वो रहे, लेकिन अगर हमें एंटीबॉडीज मिल जाती हैं इसका मतलब आपका एक्सपोजर हुआ है। मगर अगर एंटीबॉडी नहीं मिलती इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कोई एक्सपोजर नहीं हुआ है, क्योंकि एक T सेल इम्यूनिटी होती है जो आपकी मेमोरी सेल में अंदर है जी। तो इसलिए आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एंटीबॉडी हो चाहे ना हो, आपको वैक्सीनेशन कराना चाहिए।
जी, और डॉक्टर शालिनी, आपसे सवाल पूछने के लिए हमारे साथ देश भर से श्रोता जुड़ रहे हैं और हमारे आज की कार्यक्रम के पहले कॉलर बिहार से दरभंगा से हमें कॉल किया है मोहन पासवान जी ने। मोहन पासवान जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, मैडम को नमस्ते एवं सभी श्रोताओं। जी पासवान जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना चाहता हूं सर कि कोरोना एवं अन्य वायरस से बचने का बताए गए तरीका में अभी तक सर्वोत्तम तरीका कौन सा है सर? दूसरा प्रश्न है कि सैनिटाइजर एवं मास्क की गुणवत्ता कैसे परख पाएंगे लोग, जिसका उपयोग कर सर स्वस्थ रह पाएंगे सर? जी डॉक्टर शालिनी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि इन्होंने पूछा है कि सबसे कामयाब जो तरीका है कोविड से बचने के लिए वो क्या है, और मास्क और सैनिटाइजर उनकी गुणवत्ता हम कैसे चेक करें? देखिए, तीनों तरीके, मास्क लगाना, हाथ को धोना और दूरी बनाना, ये तीनों अपना अपना रोल प्ले करते हैं। ये तीनों मिलके ही हमें कोविड से बचा सकते हैं। हम इसमें किसी को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कैटेगराइज नहीं कर सकते। तो हमें ये तीनों फॉलो करने हैं। गुणवत्ता के ऊपर ये है कि अगर आप आम नागरिक हैं तो आप किसी साफ कपड़े का मास्क भी चल जाता है। फ्रंट लाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, इनके लिए हम N95 रिकमेंड करते हैं क्योंकि ये पेशेंट के कांटेक्ट में होते हैं। मगर आम आदमी के लिए एक आप मास्क, अगर सब लोग कपड़े का भी मास्क पहनते हैं, बहुत अच्छा होता है। हाथ धोने के लिए साबुन सबसे अच्छा है। अगर आप कहीं घर के बाहर हैं और हाथ धोने की सुविधा अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी सैनिटाइजर को, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से अपना हाथ साफ कर सकते हैं। जी। तो साबुन और कपड़ा जो आम हर घर में होता है सबसे बेस्ट है। और डॉक्टर शालिनी, कई बार ऐसा देखा गया है कि जब हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं सैनिटाइजर का तो स्किन में थोड़े बहुत रैशेस आ जाते हैं या ड्राई हो जाती है स्किन में, तो ऐसे में हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, सैनिटाइजर का यूज अगर आप घर से बाहर हैं तभी करें। कई बार एलर्जी भी हो जाती है, ऐसे में आप स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं और कोशिश करें कि साबुन से ही हाथ धोएं। जी, तो अगर साबुन अवेलेबल है तो ज्यादा से ज्यादा हमें साबुन का प्रयोग करना चाहिए, और अगर इन केस हमारे पास हाथ धोने की फैसिलिटी नहीं है तो हमें सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा। जी। और इस बीच हमारे साथ उत्तर प्रदेश में बिजनौर से आसिफ चौधरी जी अपने सवाल के साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। आसिफ जी नमस्कार। नमस्कार सर, और डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। जी आसिफ जी, कार्यक्रम में स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सभी डॉक्टरों का, जिन्होंने हमारा हौसला बढ़ा दिया इंजेक्शन लगवाकर अपने। धन्यवाद। और दूसरा सवाल ये है कि मेरा अब 45 वर्ष के लिए अब टीका हो गया है, तो ये भी बड़ी खुशी की बात है। और क्या क्या सावधानी बरत रहे हैं ये बता दीजिएगा डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर शालिनी, 45 साल की उम्र है, उससे ज्यादा है, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि अभी जो कोमॉर्बिडिटीज की बात हुई है, जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उनके लिए है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, जिनको कोमॉर्बिड, वैसे तो सभी को प्रिकॉशंस लेनी है, लेकिन अगर किसी को कोमॉर्बिडिटी है जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, कैंसर या और भी कोई बीमारी, तो उनको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। मास्क, हाथ धोना, दूरी बनाना, भीड़ भाड़ के इलाके से दूर रहना। वैक्सीनेशन का अब जब ड्राइव शुरू हो रहा है मार्च से, तो ये अपने को रजिस्टर करा के वैक्सीनेशन कराएं, और वैक्सीनेशन के बाद भी ये सारे प्रिकॉशंस इन्हें लेने हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज डेवलप होने में सेकेंड डोज के बाद भी करीब 14 दिन लगते हैं। तो वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं है कि आप प्रिकॉशंस बंद कर दें। जी। और अब हम रुक करेंगे हमीरपुर का, जहां से विनोद कुशवाहा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, कुशवाहा रेडियो श्रोता संघ मोहाल दीवानपुरा राट से विनोद कुशवाहा बोल रहा हूँ। सर जी, मेरा प्रश्न है। जी बताइए। मतलब मेरे नाना नानी 60-65 से ज्यादा हो चुके हैं बरस से, तो उनको टीका लगवाना उचित होगा? मैं सुना था समाचारों में। जी बिल्कुल डॉक्टर शालिनी, 60 साल के
से ऊपर हैं, जैसे बता रहे हैं कि जो दादा दादी, नाना नानी, ऐसे लोगों का, जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे, तो उनके लिए कोविड का टीका लगाना कितना आवश्यक है? बहुत आवश्यक है। यही लोग हैं जो काफी ज्यादा मॉर्बिडिटीज के साथ होते हैं, कोई ना कोई बीमारी जनरली होती है और बढ़ती एज अपने आप में आपकी इम्यूनिटी कम करती है। तो ऐसे लोगों के लिए तो बहुत ही आवश्यक है कि वो टीका लगवाएं। एज कोई बार नहीं है, चाहे कितनी भी उम्र बड़ी हो, लेकिन वैक्सीनेशन जरूर कराना चाहिए। जी, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कोविन ऐप का इस्तेमाल हम करके अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं, कितना फ्रेंडली ऐप है ये? देखिए, अभी ऐप, मोबाइल ऐप लॉन्च नहीं हुआ है, उसके एव में कई सारे फ्रॉड एप्स आ गए हैं। अभी कोई ऐप लॉन्च ना करें, गवर्नमेंट अभी लॉन्च करेगी, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसमें अपना फोटो आईडी को अपलोड करना होगा आपको, और वैक्सीनेशन अभी तक रजिस्ट्रेशन मोड में ही हो रहा है। तो जैसे ही ये नोटिस आएगा कि ऐप अवेलेबल हो गया है, उसे आप अपने मोबाइल में लीजिए, अपने को रजिस्टर कराइए और जो भी प्री रिक्विजिट गवर्नमेंट ने मांगी है वो उन्हें दीजिए। फिर आपके पास एक मैसेज आता है, वो आपको डेट, टाइम और प्लेस बताती है कि आप उस जगह पहुंचिए, वहां आपको वैक्सीनेशन दिया जाएगा। इसका ये प्रोसेस। डॉक्टर शालिनी, जैसे आपने पहली डोज लगवाई है, तो क्या आपके पास दूसरी डोज लगवाने के लिए मैसेजेस आ गए हैं? नहीं, अभी नहीं आया है। फर्स्ट डोज के टाइम ही इन्होंने हमें कार्ड दिया था और आपके पास एक मैसेज आता है QR कोड के साथ, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आपको उस दिन पहुंचना है। सेकेंड डोज से 2 से 3 दिन पहले आपको रिमाइंडर मैसेज आता है। जी, और अब हम रुक करते हैं झारखंड का, जहां से तुलसीदास जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर। जी बताइए तुलसीदास जी, क्या जानना चाहते हैं डॉक्टर मैडम को नमस्कार। नमस्कार जी। मैडम, हम लोग गांव में रहते हैं, कोरोना के चलते मानसिक दबाव में जी रहे हैं मैडम, क्या उपाय है इसका? जी डॉक्टर शालिनी, जो जैसे कहते हैं कि एक तन का रोग तो है ही है कोरोना, हमारी बॉडी को तो परेशानी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर मन के ऊपर भी बहुत होता है। डॉक्टर शालिनी, आप क्या कहेंगी, कैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस समय, जैसे इतने दिनों से कोरोना के दौर में लोग घर से बाहर नहीं निकल पाए हैं, खास तौर पे ऐसे लोग जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो बाहर पार्क में नहीं जा पाए हैं, खेलने नहीं जा रहे हैं, स्कूल्स बंद थे, तो बहुत सारे इतने लिमिटेशंस में रहते रहते बहुत सारे लोग मानसिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी, उम्मीद का दामन मत छोड़िए। जैसे बीमारी आई है ऐसे जाएगी भी, और सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब एक दूसरे से 2 गज की दूरी पे बैठना है, लेकिन एक दूसरे से फोन पे दूर बैठ के संबंध रखने में कोई बुराई नहीं। बात करके अपना दुख बताना, दूसरे का दुख सुख बांटना, ये करते रहिए। ये मुश्किल समय है, काफी निकल गया है, आगे भी निकल जाएगा, हिम्मत ना हारिए। जी डॉक्टर शालिनी, आपने जिस उम्मीद के दामन की बात की है हमारे श्रोताओं से, तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर आपकी बातों से बहुत सारे लोग पूरे देश में जो लिसनर्स में सुन रहे हैं वो जरूर मोटिवेट हुए होंगे। और अब हम रुक करते हैं मध्य प्रदेश में मंदसौर का, जहां से बसंती लाल जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका सर। कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं सगोरिया स्कूल घाटी, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश से बसंती लाल सूर्यवंशी बोल रहा था सर। जैसे आजकल बहुत शादियां वगैरह भीड़ भड़का होता है, डॉक्टर साहब मेरा एक प्रश्न है, ये पहला प्रश्न है कि इसमें मास्क लगाना जरूरी हो जाता है क्या, और कोरोना वैक्सीन का टीका बना तो टेबलेट कब तक बन सकती है सर? जी डॉक्टर शालिनी, देखिए शादियों का दौर शुरू हो रहा है और स्वाभाविक सी बात है कि जब हम शादियों में जाते हैं तो बहुत सजने संवरने का मन करता है, लेकिन उसके ऊपर जब मास्क लगा लेते हैं तो लोगों को बड़ी परेशानी होती है। तो क्या कुछ होना चाहिए तरीका, हमें किस तरीके से उसको एडजस्ट करना चाहिए? देखिए, बीमारी तो है ही, मास्क भी आवश्यक है, और भीड़ भाड़ में बहुत, मैं तो एज अ डॉक्टर बोलूंगी कि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ शादियों में ना इकट्ठी करें, मुश्किल समय है। और मास्क लगाना भी आवश्यक है, क्योंकि हमें अपने सबको कोरोना से, कोविड से बचाना है।
तो थोड़ा सा बियर करिए, मास्क लगाइए, थोड़ी दूरी रखिए। ये सारी चीजें शादी में प्रिकॉशंस तो देखिए लेनी ही पड़ेंगी। कुछ समय की बात है, एक बार वैक्सीनेशन लग जाएगा, इम्यूनिटी आ जाएगी, तो हो सकता है हम थोड़े समय बाद लिबर्टी ले सकें, लेकिन अभी नहीं। जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर शालिनी ने बताया कि हमें शादी में तो जाना है, लेकिन जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका निश्चित तौर पर हमें पालन करना होगा। और इन्होंने एक सवाल और पूछा था कि कोरोना की वैक्सीन तो आ गई है, लेकिन कोरोना की दवा कब आएगी? देखिए, वैक्सीन की जगह अभी कोई दवा का प्रोविजन नहीं है। जब कोविड हो जाता है उसके बाद हम दवा देते हैं, लेकिन फिलहाल कोविड से प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन ही है मार्केट में। करीब पूरे दुनिया में 7 वैक्सीन आ चुकी हैं, 200 वैक्सीन ऑन रोल है। फिलहाल अभी ऐसी कोई दवा नहीं है जो आपको कोरोना प्रिवेंट कर सके। जी, और इस बीच हम रुख करेंगे पश्चिम बंगाल का, जहां से हमारे साथ गणेश दास जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। गणेश जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी, हमारा सवाल है सर कि जैसे कि 2 साल 4 साल या 5 साल के बच्चे हो, क्या उसको टीका लगा सकते हैं या नहीं? जी, डॉक्टर शालिनी, बड़ा अहम सवाल उन्होंने पूछा है। बच्चों को लेकर जो पेरेंट्स की चिंताएं हैं वो स्वाभाविक हैं, तो क्या जो बहुत छोटे बच्चे हैं 2-4 साल के, तो हम उन्हें वैक्सीनेशन के लिए उनके लिए क्या है? देखिए, अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से 18 साल के ऊपर वाले ही लोग वैक्सीन के लिए वैक्सीन लगवा सकते हैं। अभी 18 साल से नीचे वालों के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, और अगर फ्यूचर में कभी आती है तो सरकार बताएगी। अभी सिर्फ प्रिवेंशन ही है बच्चों के लिए। जी, और इस बीच हम रुख करते हैं उत्तर प्रदेश में बड़ौद का, जहां से महेश शर्मा जी अपने सवाल के साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी महेश जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ जी, दोनों डोज लेने के बाद हम कितने दिन तक सुरक्षित रह जाएंगे और हम क्या क्या सावधानियां रखेंगे? जी डॉक्टर शालिनी, अगर कोई भी व्यक्ति दोनों डोज लगवा लेता है तो कितने दिनों तक उसको इम्यूनिटी मिलेगी? जो अभी हमें जानकारी मिली है वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से, उसमें 8 महीने से साल तक का एक उम्मीद है कि हमारे को इम्यूनिटी रहेगी। लेकिन प्रिकॉशंस आपको लेते रहना है। रीजन बीइंग, आप सोर्स हो, भले ही आपको बीमारी ना हो, लेकिन आप दूसरे को बीमारी फैलाने के सोर्स हो सकते हैं। दूसरा, कई म्यूटेंट स्ट्रेन्स आ रही हैं जिनके लिए वैक्सीन इफेक्टिव तो है, लेकिन उसकी एफिकेसी थोड़ी कम हो जाती है। जो सीवियर डिजीज दे सकता है वो माइल्ड दे देगा। इसलिए प्रिकॉशंस आपको सारी लेनी है। सेकेंड डोज के 14 दिन के बाद आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, आप निश्चिंत हो सकते हैं 8 महीने से लेके साल भर के लिए। जी, और इस बीच हम रुक करते हैं दिल्ली का, जहां से ब्रह्मदत्त जी अपने सवाल के साथ कार्यक्रम में आ गए हैं। ब्रह्मदत्त जी नमस्कार। हेलो ब्रह्मदत्त जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। जी नमस्कार, बताइए सर, क्या जानना चाहते हैं? जी प्रणाम सर जी। जी सर, मैं मंगोलपुरी दिल्ली से बोल रहा हूँ, ब्रह्मदत्त जी। ब्रह्मदत्त जी। सर जी, डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम। नमस्कार जी। नमस्ते मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ, 2 कंपनियों के टीके लगाए जा रहे हैं हमारे देश में जी। तो लापरवाही शासन प्रशासन व्यक्ति से भी हो सकती है। अगर अलग अलग कंपनियों के टीके लग गए एक व्यक्ति को, तो क्या उसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं सर? जी डॉक्टर शालिनी, वैसे तो एक ही मतलब जो पहला टीका हम लेते हैं तो दूसरा टीका लेना चाहिए, लेकिन ये पूछें अगर कोई ऐसी भूल हो जाती है तो क्या उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं? देखिए, पहला तो मैं ये बताना चाहूंगी कि आज की तारीख में सिर्फ कोविशील्ड ही लग रहा है। गवर्नमेंट ने अभी वही अवेलेबल कराया है। कोवैक्सीन ट्रायल पे है, जो कि कमिंग टाइम में आएगा। दूसरी चीज, आपको उसी चीज का डोज लगवाना चाहिए, क्योंकि टीके अलग अलग प्रकार से बने हुए होते हैं। उनकी इफेक्टिवनेस तभी होगी जब आप दोनों एक ही को लगाएंगे, और गलती होने के चांसेस कम है क्योंकि आप रजिस्टर्ड हैं। तो आप अगर रजिस्टर्ड कोविशील्ड के लिए है, तो अगर आप सेकेंड डोज में किसी दूसरे सेंटर पे जाएंगे, आप रजिस्टर्ड नहीं होंगे, तो आपको वो डोज नहीं लगाएंगे।
इसलिए फिलहाल एक ही मार्केट में है। दूसरी चीज, आपको भी ध्यान रखना है और गवर्नमेंट सिस्टम भी ऐसा है कि वो पूरी कोशिश कर रहा है कि आप गलती ना करें। जी, और अब हम रुख करते हैं साउथ का और चेन्नई से विनोद जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। जी विनोद जी नमस्कार। नमस्कार सिद्धार्थ जी। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? डॉक्टर मैम नमस्कार। नमस्कार। मेरा चिप्रोसल्फा एलर्जी मैम, मैं ये कोविड का टीका लगा सकता? जी, डॉक्टर शालिनी इन्होंने एलर्जी बताई है, तो क्या ये कोविड का टीका लगवा सकते हैं? किस चीज से एलर्जी है इन्हें? नहीं, दूसरे कितने सिप्रोक्सिन टैबलेट उलट खाता तो मेरे को एलर्जी हो जाता जी। ओके, सिप्रोफ्लॉक्सासिन कुड बी एंटीबायोटिक से एलर्जी है आपको? नहीं, और कुछ एलर्जी नहीं है, सिप्रोक्सिन एलर्जी, चिप्रोसल्फा है। ओके, डॉक्टर शालिनी बताइए। हाँ जी, मेरे ख्याल से इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन की एलर्जी से, मगर फिर भी इनको ये जानकारी डॉक्टर को देनी चाहिए, क्योंकि जो वहाँ लोकल डॉक्टर है, अगर कोई इन्हें हल्का साइड इफेक्ट होता भी है तो उनके पास जानकारी होनी चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। जी, और इस बीच उत्तर प्रदेश से रिंकी तिवारी जी कार्यक्रम में जुड़ गई हैं। रिंकी जी नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या जानना चाहती हैं? स्वागत के लिए पहले तो आपको सिद्धार्थ जी बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर मैम को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी मैम, जैसे कि अभी सिद्धार्थ जी आप भी बोल रहे थे कि जिस तरह मतलब पूरे कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे कोरोना वायरस ज्यादा बढ़ रहा है जी, और मैम ने उस पर इन्फॉर्मेशन भी दिया, प्रिकॉशन के बारे में बताया, लेकिन मेरा जो जानने का मतलब ये है, जो शंकाएं हमारी है वो जरूर मैम निदान करेंगी। तो जो मेरा पूछने का मतलब ये है कि जैसे राज्य में बढ़ रहे हैं तो सर हमारे लापरवाही से बढ़ रहे हैं या फिर कोई अन्य कारण? इसका कारण क्या फिर इंग्लैंड की तरह ऐसे भारत में भी होने वाला? भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन मैं ये नहीं जानना चाहती। धन्यवाद जी। डॉक्टर शालिनी ये जानना चाहती हैं कि कुछ राज्यों में जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उनके प्रमुख कारण क्या हैं? देखिए, वायरस की एक आदत होती है कि वो इम्यूनिटी को डॉज करता है, ये वो अपने को सरवाइव कराता है। तो ये एक आपकी लापरवाही नहीं कहूंगी मैं, ये कोरोना का जो वायरस है वो खुद अपना रूप बदलता रहता है जिससे वो अपने को सरवाइव रख सके। तो हमको प्रिकॉशंस लेते रहना है, जिससे चाहे कोई भी स्ट्रेन हो, म्यूटेंट कोई भी स्ट्रेन हो, वो हमारे अंदर प्रवेश ना करे, हमारी बॉडी में मल्टीप्लाई ना करे और हम ना खुद बीमार हो ना दूसरे को दे सके। वैक्सीन मेजॉरिटी स्ट्रेन्स के लिए इफेक्टिव है। अभी डॉक्टर गुलेरिया ने कुछ दिन पहले बताया था, शायद कुछ स्ट्रेन्स है साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन जिसमें इफेक्टिवनेस थोड़ी कम है, ये नहीं है, थोड़ी कम है। तो लापरवाही ना करें, लेकिन ये वायरस की अपनी प्रवृत्ति होती है कि वो म्यूटेशन करता रहता है। जी, और श्रोताओं समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर शालिनी, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, मैं कहना चाहूंगी वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, बिल्कुल ना हिचकें। साथ ही साथ कोविड से बचने के उपायों का पालन करें, मास्क जरूर पहने, हाथ धोते रहें या सैनिटाइज करें, 2 गज की दूरी रखें, भीड़ भाड़ में जाना अवॉइड करें। कोविड से लड़ाई हम सबको मिलकर जीतनी है। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कही आपने कि हम सबको मिलकर जीतनी है। डॉक्टर शालिनी, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ी और हमसे चर्चा करने और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर शालिनी ने आपको कोविड-19 से बचाव के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए और आपसे हम यही अनुरोध करेंगे कि हो जाएगा सफर आसान। आओ साथ चलकर देखें, कुछ हम बदल कर देखें, कुछ तुम बदल कर देखो। आप स्वस्थ और खुशहाल रहिए, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थीं
सीनियर कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर शालिनी पांडे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।